हेलो एवरीवन, लर्न विद तरन्नुम खान में मैं तरन्नुम खान आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी बार बार मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम क्वेश्चन करा दीजिए, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सीडीपी के जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं मैं उन्हीं से स्टार्ट करूँगी। तो आपको मैंने पहला जो चैप्टर करवाया है, फर्स्ट लेक्चर, आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से जो संबंध होता है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस हम इसमें लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं आपके सी टेट के एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है। उसमें से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लिए हैं जो शायद इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तो लोग ज़्यादा नहीं जुड़ पाएंगे। और फिर हमारे चैनल पे आप लोगों ने जैसा कहा है कि लाइव वीडियो भी चाहते हैं, तो लाइव वीडियो के लिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और उनसे भी कहिए कि इन्हें सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे। मैंने वैसे आंसर भी टिक किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप पहले पढ़िए, क्वेश्चन के साथ सारे ऑप्शंस पढ़िए और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास, आप चैप्टर पढ़े थे, उसमें आपने वृद्धि के बारे में पढ़ा था और विकास के बारे में पढ़ा था। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? पहला है आपका ऑप्शन उसकी वृद्धि पर, दूसरा उसके वातावरण पर, तीसरा उसकी बुद्धि पर, चौथा उसके वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो आंसर में जैसे कि विकास की बात कर रहे हैं, विकास जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट, मैं बार बार बोलती हूँ, आपको क्लियर रखिए तो आपका आंसर सही होगा। वही है कि मानव का विकास जो है वो किस बात पर निर्भर होगा? विकास में आपकी वृद्धि भी शामिल होती है, मैंने लेक्चर में बताया है। और वृद्धि कहाँ से हो रही है या विकास कहाँ से हो रहा है? उसके आसपास के वातावरण से जो उस पर प्रभाव पड़ता है। उसकी बुद्धि का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, जितने भी प्रकार के विकास होते हैं, सभी विकास के साथ जब आगे बढ़ता है तो वो उसका विकास कहलाता है। तो इसमें आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। यानी वृद्धि तो शामिल होगी ही, साथ में वातावरण से जो परिपक्वता मिल रही है, चाहे उसका सामाजिक वातावरण हो, भौतिक वातावरण हो, पारिवारिक वातावरण हो, या जो भी वातावरण उससे संबंधित वो होता है, वो सारी वातावरण उसकी परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं और यही उसकी विकास है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, गलत है, नहीं होगा, ऐसे शब्द लिखे हुए होते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, पहले समझ लीजिए तब आंसर बनाइएगा। तो क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करिए, 2 बार पढ़िए। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया होती है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होती है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। और आखिरी पॉइंट है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो जब विकास आपको पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर आपको बताया गया था विकास जो है वंशानुगत प्रभाव भी पड़ रहा है, वातावरण का प्रभाव भी पड़ रहा है, अधिगम पर आधारित होता है, जो चीज़ें वो सीखता है अनुभव से, परिपक्वता जो होती है वो, और ये एक बार में विकास नहीं होता, आपका आजीवन चलते रहता है। तो ये तीनों ही ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, इन चीज़ों में सारे ही पॉइंट शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब उसमें क्वेश्चन में आपका क्या पूछा हुआ है कि कौन सा कथन गलत है? तो चौथा पॉइंट जो है वो गलत होगा, क्योंकि आपने जब विकास पढ़ा था तो वहाँ हमने आपको समझाया था, अंतर में भी समझाया था वृद्धि और विकास के, कि विकास का परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं है एक, क्योंकि इसे मापना संभव इकाइयों में नहीं है। यानी आप किलो में या किसी भी तरीके से उसे ग्राम में ऐसा कुछ माप नहीं सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ब्लैंक का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास यानी जो कॉन्सेप्चुअल
डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, वो किसका हिस्सा होगा। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हैं वो पढ़ लीजिए पहले। बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है और संवेगात्मक विकास है। कॉन्सेप्चुअल बात हो रही है, अवधारणाओं की बात हो रही है, तो हम ध्यान देंगे कि ये जो चीज़ें होती हैं वो बुद्धि से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बौद्धिक विकास ही इसका आंसर होगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, ना कि शारीरिक, ना ही सामाजिक और ना ही संवेगात्मक। तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है आपका सीटेट जून 2011 में आ चुका है। तो कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो भी जाए। तो आप बार बार वही चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपके आंसर सही होंगे। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। यानी बालक जो है या कोई भी बच्चा जो है वो निरंतर बदलते हुए वातावरण में किस प्रकार से अपने आप को समायोजन करता है या एडजस्टमेंट कर लेता है, वो किस चीज़ का कारण है। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें लिखा है संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास पहले ये जानना जरूरी है आपको। देखिए, शारीरिक, भाषाई, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास इसका आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास में संज्ञान वर्ड से बना हुआ है। संज्ञान जो होता है उसका मतलब होता है जानना या समझना। बौद्धिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं या विचार होते हैं, उनसे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी बुद्धि के द्वारा या विचार के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे इसमें सामने से कोई चीज़ आप देख रहे हैं, देख कर यानी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अगर आप किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पहचान यानी कि आप उसको देख के पहचान सकते हैं, या उसकी व्याख्या या जो भी उसकी डिटेल आप पढ़कर या जैसा भी आप समझ पा रहे हैं डिटेल जानने के बाद, तो यही आपके में एक समझ का विकास करेगा या संज्ञान का विकास करेगा। इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। यानी अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे अगर, तो इसमें देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट या एक बच्चा जब होता है, आप उसके सामने कोई एक वर्ड रखिए और उनसे आप बोलिएगा कि आप उस वर्ड से क्या समझे, वो अपने कॉपी पे बना लीजिए। ठीक है, आपने मान लीजिए सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड बोल दिया, ट्री। अब बच्चा क्या करेगा कि उससे रिलेटेड वो ट्री उसने सुना, तो हर बच्चे की कॉपी आप जाकर देखिए कि वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है ट्री में। कोई उसे कैक्टस की तरह बना रहा होगा, कोई नॉर्मल जो पेड़ वो आपने घर के आसपास देखता है वो चीज़ें बना रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ उसने जो चीज़ें अपने वातावरण में देखी उससे अपने आप में, अपने जीवन में उसका समायोजन किया और उसी से वो सीख रहा है या उन चीज़ों से समझ रहा है। जिस प्रकार के पेड़ पौधे वो अपने आसपास देखता होगा वो उसी प्रकार के पेड़ पौधे बनाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा बहुत सारे पेड़ पौधे देखने लगेगा, समझने लगेगा उन चीज़ों के बारे में। जब उसके समझ बनेगी या वो उन चीज़ों को जान जाएगा, तो इसी को कहेंगे संज्ञान का विकास होना या संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास। इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप ही बालक अपने आप को निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजित कर पाता है या समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे अवधारणाएं समझते जाते हैं ना, चीज़ों को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। जैसे बच्चा अपने आसपास देखा, समझा, तो समझ के वो उन अवधारणाओं को अपने जीवन में उतारते जाएगा, समझते जाएगा, और इससे उसके में संज्ञान में या उसकी समझ में वृद्धि होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए पहले। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास से अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पहली चीज़ तो ये, क्वेश्चन में कभी इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी जब दिया रहता है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जैसे दिया है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, यानी पाठ्यचर्या की अगर आप बात करेंगे तो पाठ्यचर्या अभी आपको पढ़ाया तो नहीं गया है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पाठ्यचर्या में क्या होता है, बच्चों से रिलेटेड उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिससे बच्चे का मानसिक विकास भी हो और शारीरिक विकास भी हो। ठीक है,
देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं उपयुक्त माना जाएगा, क्योंकि बच्चा अभी देश की सभ्यता और संस्कृति के अकॉर्डिंग उतना बड़ा नहीं हो पाया है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं शैशवावस्था का बच्चा है, ठीक है, अब बाल्यावस्था का बच्चा, अब उतना छोटा बच्चा, उसको देश की सभ्यता और संस्कृति बहुत ज़्यादा समझाई नहीं जा सकती, लेकिन उस समय उसका शारीरिक और मानसिक विकास करने का सही समय होता है। उसके अलावा सामाजिक विकास की बात करेंगे तो सामाजिक विकास, समाज में जब वो जाएगा तो उसका सामाजिक विकास होगा। तो इस तरीके से इसमें सबसे अच्छा आंसर यही है कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास से जो संबंधित होगा वही पाठ्यचर्या एक स्कूल के लिए या एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? कौन सा विकास की बात हो रही है यहाँ पे? संवेगात्मक विकास के बारे में बात हो रही है। संवेगात्मक विकास में संवेगात्मक विकास क्या है? जैसे संवेग की बात करें तो वो सारी चीज़ें जिससे जो व्यवहार को प्रभावित करती हैं वो सारी चीज़ें संवेग कहलाती हैं। जैसे गुस्सा होना, भय आना, यानी डर रहे हैं आप, किसी से घृणा, ईर्ष्या, खुशी महसूस करना, स्नेह होना, ये सारी चीज़ें ही संवेग हैं। यानी हमारे अंदर जो इमोशनल चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, वही हैं संवेग। ठीक है, एकदम आसान सी भाषा में समझ लीजिए। संवेग क्या होता है, कई बार हिंदी शब्द और से अच्छा बेटर हो जाता है इंग्लिश शब्द, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश, इमोशन, जो भी इमोशंस हैं वही आपके संवेग हैं। तो संवेग में क्या होता है? संवेग में उसका संवेग का जो विकास है वो मानव की वृद्धि और विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी बालक का संवेगात्मक जो व्यवहार है वो उसकी शारीरिक वृद्धि विकास को ही नहीं बल्कि उसके बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि आप देखिए, सीधी सी बात है, संवेग जो है वो उसकी बुद्धि को भी प्रभाव डालेगा। अगर बच्चा सिर्फ गुस्सा करता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव उसके दिमाग पर पड़ेगा। लेकिन अगर एक बच्चा खुश रहता है, हंसमुख रहता है, तो वो उसके बुद्धि पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से, या किसी भी मनुष्य को भी आप लेकर देखिए तो बौद्धिक विकास में भी संवेग का प्रभाव है। फिर सामाजिक विकास में कैसे? बच्चा का जैसा इमोशन होगा उसका सामाजिक विकास भी वैसे ही होगा। एक अच्छा विकास उसका एक अच्छा सामाजिक विकास कब होगा उसका? जब उसके अंदर अच्छे इमोशंस होंगे। यानी कि अगर कोई मजबूर है, गरीब, उसके प्रति उसके मन में स्नेह का भाव होना चाहिए, ना कि उससे घृणा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके सामाजिक विकास में प्रभाव पड़ेगी। नैतिक विकास का भी यहीं पर सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपका जो संवेगात्मक विकास है एक बच्चे के ऊपर लगातार प्रभाव डालते रहेगी। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी विकास जो हैं वो बच्चे के संवेगात्मक विकास से प्रभावित होते हैं। यानी शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या नैतिक विकास हो, ये सभी विकास प्रभाव डालते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? फिर क्वेश्चन देखिए, नहीं, सी-टेट का फेवरेट शब्द है नहीं या गलत। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा ये चीज़ें रहती हैं क्वेश्चन में। आप जब एग्जाम देंगे तो आप देख लीजिएगा और इसी चीज़ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीखने के लक्षण के रूप में नहीं है। मैंने आपको अधिगम पढ़ाया, इसी वजह से मैंने पहले अधिगम को अटेम्प्ट किया था, उसके बाद क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्योंकि अधिगम में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या क्या नहीं, यानी उसकी जो विशेषताएं मैंने बताई थी वो और क्या नहीं है। तो सीखना कुछ ऐसी चीज़ है, पहला पॉइंट दिया है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा है आपका व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा है आपका अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। चौथा है आपका सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित हो। तो आपको मैं बार बार यही बताती रही कि सीखना या अधिगम क्या है? अनुभव से जो चीज़ें हम सीखते हैं या जानते हैं वही है अधिगम। तो ये पॉइंट तो सही हुआ, लक्षण के रूप में नहीं है बोला था, तो हमारा ये पॉइंट क्या है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, ये आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, पहले इसमें क्या है, अनधिगम भी सीखना है। अनधिगम या अनलर्निंग, एक क्वेश्चन मेरे पास आया भी था, अभी किसी ने मुझे इंस्टा पे पूछा है इस क्वेश्चन को कि अनधिगम क्या होता है मैम, क्या अनधिगम भी सीखने का ही एक या अधिगम का ही एक हिस्सा है? तो बिल्कुल अधिगम का ही वो एक हिस्सा है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अनधिगम में क्या होता है, अनधिगम का मतलब होता है कि आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपने सीखी थी वो आप अगर भूल गए तो वही होगा अनधिगम या अनलर्निंग।
भूल जाना, या बोल सकते हैं डिस्कार्ड फ्रॉम वंस मेमोरी, यानी अगर आपके दिमाग से वो चीज़ हट गई हो, जैसे कुछ चीज़ें हम सीखे हैं, कुछ लर्न किए थे, स्पेशली कुछ बैड हैबिट्स होते हैं वो हम एक समय के बाद छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। या फॉल्स और आउटडेटेड, अगर हम फॉल्स और आउटडेटेड कोई नॉलेज रखते हैं, या बोल सकते हैं कुछ जैसे आप करंट अफेयर याद करते हैं, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो उस समय तक के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या एक साल तक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक साल के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो वही होगा अनधिगम, तो ये भी अधिगम का ही एक हिस्सा है। और लास्ट पॉइंट दिया है, सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। बिल्कुल मध्यस्थता करती है, क्योंकि व्यवहार में आपके सीखने से ही आता है क्या, परिवर्तन आता है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये पॉइंट आपका गलत होगा। सेकेंड पॉइंट आपका जो है वो नहीं है, यानी वही आपका आंसर होगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में आप किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। दूसरा है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा पॉइंट दिया है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार अनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होता है। अब देखिए, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला आपका कि बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल करते हैं। आप अभी बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास में आप आयु के साथ होने वाले क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि विकास में हम क्या पढ़ते हैं, विकास एक दिन का काम नहीं है, विकास कब तक चलता है, आजीवन में चलता है, मृत्यु तक। तो आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का मतलब जीवन भर चलेगा, तो ये जाहिर सी बात इसमें आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका दिया है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, ये भी पढ़ते हैं, क्योंकि हर समय हम बच्चा एक जैसा तो नहीं होता, या कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। वो बाल्यावस्था में अलग व्यवहार रहेगा, उत्तर बाल्यावस्था में उसका अलग था, फिर जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका व्यवहार अलग होगा, प्रौढ़ावस्था में उसका व्यवहार अलग होगा। तो हर अवस्था में जब वो पहुंचता है तो उसका परिवर्तन होता रहता है। फिर पॉइंट है अगला कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार अनुवांशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी है। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये बाल विकास के अध्ययन में हम पढ़ते हैं, अनुवांशिक और परिवेश का प्रभाव या वातावरण का प्रभाव बालक में पड़ता है, ये हमने बाल विकास में पढ़ा है। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बाल विकास में इन बातों में किन बातों को शामिल किया जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं आप बाल विकास में अध्ययन करते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा फोर्थ, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन आपको विकास जब मैंने पढ़ाया था या डेवलपमेंट जब मैंने पढ़ाया था तब शुरू में ही मैंने बताया था कि बच्चा जब गर्भ पे होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका सीटेट जनवरी 2012 में आ चुका है, और ये है क्वेश्चन जो आपका, इसका आंसर होगा प्रसव पूर्ण अवस्था से। उत्तर बाल्यावस्था, शैशव बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था इसमें नहीं होगा। आपका पॉइंट नंबर 2 होगा प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जब वो गर्भ में है तभी से उसका विकास शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। पहली चीज़ तो ये कि आप देख लीजिए सीटेट सितंबर 2015 में आ चुका है, ठीक है। बार बार मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ेगा। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, क्या ऐसा है। ये पहला जो पॉइंट है ऐसे ही गलत हो जाता है कि विकास और अधिगम हम वैसे भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। विकास के साथ साथ अधिगम चलता रहता है, अधिगम भी जीवन भर चलेगा, आपका विकास भी जीवन भर चलता है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है अधिगम विकास के पीछे रहता है, नहीं बोल सकते हैं आपके अधिगम विकास दोनों साथ ही चलेगा, ठीक है, आगे पीछे नहीं चलता। आपका विकास जैसे जैसे हो रहा है अधिगम भी साथ में हो रहा है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द, समानार्थक परिभाषिक शब्द का मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि वो उसका सिनोनिम्स है, ऐसा नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों साथ साथ चलती हैं। और इसमें बोल रहा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। बिल्कुल, विकास और अधिगम जो है यही आपका आंसर सही होगा। अधिगम और विकास जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास जैसे जैसे होगा अधिगम वैसे वैसे होगा, चाहे वो अपना जीवन पूर्ण करने तक यानी मृत्यु तक अधिगम भी चलते रहेगा, कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहेगा, और विकास भी उसका चलते रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे, इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे।
अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यानी बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है। अब सीधी सी बात है, एक बच्चा का अच्छा विकास तभी होगा जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। वैसे तो शरीर सभी तरीके से ले जा सकते हैं, मानसिक हो या संवेगात्मक हो, सभी तरीके से, लेकिन शारीरिक विकास भी उसमें महत्वपूर्ण आवश्यकता है किसी भी विकास के लिए। तो पहला ही पॉइंट बोल रहा है गलत हो सकता है, ये गलत ही लिखा है अगर, तो डायरेक्ट है कि ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ये आंसर गलत हो गया। सेकंड पॉइंट सही है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, देखिए गलत है पहला और लास्ट, ये दोनों पहले ही आप हटा दीजिए क्योंकि गलत है तो है ही नहीं, ठीक है, ये बात तो सही है। अब 2 पॉइंट दिए हैं आपके दूसरे और तीसरे, इसमें लिखा है सही है दोनों में ही, लेकिन पॉइंट को हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान आता है। ऐसा है क्या? शारीरिक विकास सबसे पहले कैसे आएगा? बौद्धिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि शारीरिक विकास सबसे पहला स्थान आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतःसंबंधी, यानी जितने भी प्रकार से विकास होता है सभी के साथ शारीरिक विकास का अंतः संबंध होता है। तो पॉइंट नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है, गलत है, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट बोलता है विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होगा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। थर्ड पॉइंट में विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, इनमें से जो नीचे के जो 3 पॉइंट्स सभी गलत होंगे। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है। आप ऐसा बिल्कुल निर्धारित नहीं कर सकते कि इस अवस्था में ज़्यादा होगा, उस अवस्था में कम होगा, या सीधे बढ़ेगा आगे की ऊपर, यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और फिर नीचे की ओर चले जाएगा, नहीं, या एकदम से डायरेक्ट ऊपर ही बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से होता है, कभी किसी में तीव्र गति से होगा, कभी किसी में मंद गति से होगा। अलग अलग आयु में भी सबका विकास अलग अलग प्रकार से होता है। तो पहला पॉइंट ही आपका आंसर होगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल होते हैं। अब देखिए विकास की प्रक्रिया में जो क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, है ना। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियाँ, आदतें, ये पॉइंट आपके दिए हुए हैं, ये सारे जो है जीवन मूल्य हैं, ठीक है। तो जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपका आंसर में आएंगी। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण भी, स्वभाव भी, रुचियाँ भी और आदतें भी, और जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार, ये सारी ही चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, वृहद प्रक्रिया है, ये किसी सिर्फ एक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हमने कई सारे क्वेश्चंस बना लिए। जितने क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं ये देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक ही बताते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस कितने पसंद आए या मेरा पढ़ाया हुआ कितना पसंद आया। अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे नहीं जुड़ पाएंगे, और आप लोगों को ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। हमें लाइव क्लास भी करनी है, लाइव क्लास के लिए सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होने चाहिए, तभी लाइव क्लास हम कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है मेरी, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रहिए। थैंक यू।